आप सबका स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। इससे पहले वाली क्लास है हमने पढ़ी है 10वीं क्लास है जो इससे पहले थी वो आईसीटी की पढ़ी थी और आईसीटी का मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि आईसीटी क्या होती है। वैसे तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी जो साइंस का जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसका सब्जेक्ट है, मगर शिक्षा में या एजुकेशन में आईसीटी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार से उसका हम जो बेनिफिट है या लिमिटेशन है उसकी या किस प्रकार के उसके प्रयोग है, उन सबको हमने पढ़ना है आईसीटी के अंतर्गत। इसका सिलेबस बहुत लंबा दे रखा है, मैंने ज़्यादातर आपके सिलेबस में जो भी तकनीकी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग का आपको टॉपिक दे रखे हैं वो सब आईसीटी के अंतर्गत है। सब किसके अंतर्गत है? आईसीटी के अंदर। वो चाहे से आपका इंटरनेट हो या आपका ई ब्लॉक हो, ई लर्निंग हो, ई कॉन्टैक्ट हो, ई अरेंजमेंट हो या एमओसी हो या पीपीटी हो या शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत जो तकनीकी का प्रयोग किया गया है या आपका नवाचार हो या सब आपके आईसीटी के अंदर ही गत आते ही हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन का से सब आईसीटी के अंदर ही आते हैं और इसको किस प्रकार से पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आईसीटी। क्या पढ़ा था? आईसीटी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता है, मगर तब भी बता देता हूँ। आईसीटी का मतलब हिंदी में होता है, आई का मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन, टी का मतलब होता है संचार, कम्युनिकेशन, और टी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है और इसे वाली पहले वाली क्लास में मैंने आपको सब बता दिया था। ठीक है, आईसीटी का मतलब वही है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, वैज्ञानिक सोच से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करना। ठीक है, तो आईसीटी या सूचना और या संचार प्रौद्योगिकी को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी की एक टोकरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डेटा या संचार के जो स्टोरेशन या उसका जो प्रसारण है के करने में हेल्प करता है। जैसे आपका लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है या जो उपकरण होते हैं वो सब किसके मैंने टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते ही हैं। अब जैसे देखो, हम कहते हैं शिक्षण में टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है, तो शिक्षण या सीखना, टीचिंग एंड लर्निंग है। सभी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने जो पहलू होते हैं उनको डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से दिया जाता है। माने हमने अपने शिक्षण में डिजिटल जो उपकरण है या सहायक सामग्री जब हम शिक्षण करते हैं तो हम अपने शिक्षण को एक्टिव बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ इस समय, डिजिटल बोर्ड है, पीटीटी बनी हुई है और ऑनलाइन के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है अपने शिक्षण में। और जैसे आप है तो आप ऐप के माध्यम से या विभिन्न ऐप वेब के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं, तो ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो सीखने में आप अपने को रखो और टीचिंग में टीचर को रखो, और जो बीच में हम जो संवाद या प्रक्रियाएं अपना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के रूप में रखा। तो ये शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग हुआ। ठीक है, जैसे सूचना है, सूचना का अर्थ है एक विचार या संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। संचार का मतलब एक पारस्परिक प्रक्रिया होती है, जैसे विचार हुआ, भावना हुआ, विश्वास हुआ, सूचनाओं को एक दूसरे को साझा करना, और तकनीकी माने प्रयोगात्मक प्रयोग। ये तीनों चीजें होती है इसमें। ठीक है, और जो यूनेस्को है उसके अनुसार यूनेस्को ने कहा है कि सूचनाओं को संभालने, संशोधित करने या उपयोग में करने के लिए उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी या इंजीनियरिंग अनुशासन और प्रबंधन तकनीकी क्या है? आईसीटी है। जैसे हरित क्रांति हुई है खेती के लिए, ठीक है, और औद्योगिक क्रांति है उद्योगों के लिए, वैसे ही आज के जमाने में जो 21वीं सदी है इसमें सूचना क्रांति हुई है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ है। और इस सूचना क्रांति में जो पार्टिसिपेट करता है, तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाइट कॉलर वर्कर किसे बोलते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर किसे बोलते हैं? व्हाइट कॉलर
वर्कर किसे कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन वैसे पीएचडी या नेट के पेपर में पूछा गया है एक बार। व्हाइट कॉलर जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार आने की भी संभावना ज़्यादा है, पूछा जाएगा। ये व्हाइट कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर किस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है? तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन वाले क्षेत्र हैं या तकनीकी क्षेत्रों के वर्क को, जो उसमें भाग लेने वाले टीचर हो, छात्र हो, जो भी है व्यक्ति, उन सबको क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर वर्कर। और नॉलेज वर्कर किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है नॉलेज वर्कर। जिसको नॉलेज होगा वही तकनीकी का प्रयोग करेगा, तो नॉलेज वर्कर भी इन्हीं को कहा जाता है। ये वैसे मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको जैसे रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये मैंने पिछली वाली क्लास में नहीं बताया था, इस वाली क्लास में बता रहा हूँ। इसमें पूछा जाता है कि 4I क्या होता है? आईसीटी में 4I क्या है? आईसीटी के अंतर्गत 4I क्या है? जैसे 4I 4C ये पूछे कभी कभी जाते हैं, क्योंकि ये जैसे नेट के फर्स्ट पेपर में है, पीएचडी के पेपरों में है, या जो टीचिंग के उनमें काफी, अगर आईसीटी आपके सिलेबस में देखे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये काफी बार पूछे गए हैं। 4I क्या है? तो 4I का मतलब पहला आई इंफॉर्मेशन, दूसरा इंटरएक्टिव, तीसरा INT और तीसरा इंफॉर्मेटिक, इंफॉर्मेटिक, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन फर्स्ट आई, इंटरएक्टिव दूसरा, INT और इंफॉर्मेटिक तीसरा। ये 4I होता है। पहला I होता है इंफॉर्मेशन, सूचना, किसी भी चीज या विचार या प्रस्ताव या अवधारणा की या आदर्श का सार होता है, ठीक है। दूसरा है इंटरएक्टिविटी, अंतर क्रियाशीलता, माने जब हम संवाद करते हैं तो इंसान और हम दोनों के बीच में क्या है? सिस्टम है, वो कंप्यूटर सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है। तो हम दोनों के बीच में जो संबंध या संवाद कर रहा है वो क्या है? अंतरा एक्टिविटी, माना अंतर क्रियाशीलता, ठीक है। तीसरा होता है INT, पहचान, सामाजिक पहचान को एक इंटरनेट प्रयोगकर्ता ऑनलाइन समुदाय और वेबसाइटों में स्थापित करता है। और लास्ट है इंफॉर्मेटिक, सूचना विज्ञान, जो हम शैक्षणिक क्षेत्र में जो तकनीकों का प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, उसको कहा जाता है इंफॉर्मेटिक, ठीक है। तो 4I पूछा जाएगा, तो 4I इंफॉर्मेशन, इंटरएक्टिविटी, INT और इंफॉर्मेटिक, ये 4I होते हैं किसके? आईसीटी के। अगर पूछा जाएगा 4I कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ उसको नोट किया करो, ठीक है। बाकी चीजें तो इतनी होती नहीं, मगर पूछा जाएगा 4I कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पूछा जाएगा कि 4CI, ऐसे ही पूछा जाएगा ऐसे पूछा जाएगा 4C क्या होते हैं आईसीटी में? 4C क्या होते हैं आईसीटी में? तो सबसे पहले कंडक्टिविटी, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा कॉन्टेक्ट और चौथा कॉस्ट। क्या क्या बताया? सबसे पहले कंडक्टिविटी, ऑप्शन में यही चारों आएंगे, उनमें से एक नहीं आएगा, सी दे दिया। कंडक्टिविटी, कैपेसिटी, कॉन्टेक्ट और कॉस्ट। कंडक्टिविटी मैंने आप और हम के बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है, इसकी कनेक्टिविटी। क्षमता माने नए उपकरणों का किस प्रकार से प्रयोग करने की क्षमता है। सामग्री की बने शिक्षार्थी और या शिक्षक या अच्छी शिक्षण के लिए जो गुणवत्ता वाले टीचिंग एसिड होते हैं उनकी कॉन्टेक्ट, ठीक है। और लास्ट में होते हैं लागत, ठीक है। तो लागत आपको पता ही है, ऑनलाइन शिक्षण में लागत काफी अधिक होती है शिक्षण के तरीके से, ठीक है। क्यों आपको एक जैसे टीचर को एक बोर्ड चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, सिस्टम चाहिए, वैसे ही जो अधिगमन है या सीखने वाला है उसको एक अच्छा फोन चाहिए, अच्छा कनेक्टिविटी वाला इंटरनेट चाहिए, ठीक है, ऐप चाहिए। तो ये एक कॉस्ट होती है। तो 4C आईसीटी में ये होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे मैं आपको बताता हूँ हाई क्लासों में, ये सिलेबस जहाँ से ले रखा है उस जहाँ एक सिलेबस पूछा जाता है वहाँ ये 4I 4C काफी बार पूछे गए हैं,
पेपरों में क्या पूछे गए, काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मैंने इसका जो प्रयोग है या इसका जो कैरेक्टरिस्ट होता है आईसीटी का, क्या होता है? तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रभावशीलता, क्षमता और नवाचार। नवाचार आपके सिलेबस में भी है, नवाचार आपके सिलेबस में भी है, तो याद रखना नवाचार आपके सिलेबस में भी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। ठीक है, इफेक्टिसिटी और इफेक्टनेस। ठीक है, तो प्रभावशाली इफेक्टनेस कितना है? तो प्रभाव सबसे मोस्ट एक्टिविटी, कम गतियों वाला अनुकूलित वातावरण। ठीक है, पर्सनालिटी होनी चाहिए उसमें, सूचनाओं का जो संग्रह करने योग्य होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। जब भी आप आईसीटी का प्रयोग करते हो तो उसमें सबसे मेन चीज होती है प्रभावशीलता कितनी है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ऑनलाइन सेक्शन में कभी कभी बहुत दिक्कतें आती हैं, अगर आपने ऑनलाइन सेक्शन में पीपीटी बना रखी है ऐसी, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है ऐप के द्वारा, इससे पहले ऐप नहीं था तो काफी दिक्कतें होती थी, कभी किसी ऐप में कभी इसकी ऐप में, तो प्रभावशीलता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। त्रुटियां बहुत कम होनी चाहिए। त्रुटियां क्या होती है? सबसे कम होती है। आईसीटी का जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो इसमें तकनीक जो गतियां होती है वो कम होती है, अनुकूलित होता है शिक्षण के लिए, और सूचनाओं को जो संग्रह करने के योग्य होता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं, अपारदर्शी होता है। क्षमता, तेज होता है। ठीक है, सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। फ्यू स्टाइल, रेस्ट पेपर वर्क, कम कागजी खर्चा। ठीक है, ये ऑप्शन में इसी प्रकार से आएंगे आपके। रिप्रोवेशन, नवाचार। नवाचार का मतलब होती है नई नई कॉन्सेप्टों का जन्म देना, नई नई चीजों का उत्पादन करना, नई तकनीकों का प्रयोग कर। तो नवाचार का मतलब ये रिप्रोवेशन का आपके सिलेबस में भी है, और लेक्चर का जो इससे पहले का स्क्रीनिंग का पेपर था उसमें भी ये सिलेबस था। तो नवाचार का मतलब हमेशा रखो नया कॉन्सेप्ट। हमेशा क्या होता है? नया कॉन्सेप्ट, नई सोच। क्या होता है? नई सोच। तो जब हम इस तकनीकी ऊपर तो हम नई नई चीजें उत्पादित करते हैं या नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नई नई टिक्कियों का प्रयोग करते हैं। तो नवाचार भी इसका कैरेक्टर लिस्ट में है, इसका आईसीटी का। ठीक है, तो ये नवाचार अलग से पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस में। अगर आए जो आपके इसमें शिक्षण और सीखने में जो आईसीटी का प्रयोग होता है वो या भूमिका होती है, क्यों हमने तो यही तो पढ़ना है आईसीटी। हमने आईसीटी तो पूरा पढ़ना है नहीं कि वो विज्ञान या साइंस से संबंधित है, मगर हमने केवल शिक्षण और लर्निंग में आईसीटी की क्या भूमिका है इसी तक सीमित रहना है। क्यों, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, मगर सिलेबस हमारे पास इतना है कि हमने केवल वहीं तक पढ़ना है जो हमारे पेपर में आ सके। ठीक है, तो आईसीटी आप समझिए तकनीकी है। ठीक है, तो औपचारिक रूप से जो पहला इसका भूमिका होती है वो होती है औपचारिक रूप से आईसीटी का उपयोग शिक्षण में या शिक्षा में। तो बड़े मामले में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीटी का प्रयोग आजकल स्कूलों में, कोचिंगों में या विभिन्न स्थानों पर यह किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर यह किया जा रहा है। जैसे आप प्ले ग्रुपों में या प्राइमरी स्कूलों में टीवी लगी हुई है, माइक लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खिलौने लगे हुए हैं, तो ये भी क्या है? एक आईसीटी है। या प्रोजेक्टर लगे हुए हैं या डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है? औपचारिक शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग अब धीरे धीरे होने लगा है। या कंप्यूटर लाइब्रेरी है, टीवी लगी हुई है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, इंटरनेट सुविधाएं अब स्कूलों में होने लगी है, या तो तकनीकों का प्रयोग अब ज़्यादा औपचारिक शिक्षण में होने लगे हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी होने लगे हैं, ऑफलाइन भी होने लगे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन
ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं था, समझो। शिक्षा विज्ञान में शैक्षणिक उपकरणों के रूप में आईसीटी का प्रयोग, जो मैंने अभी आपको बताया, सॉफ्टवेयर के रूप में हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा में इसका प्रयोग कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। ये वैसे मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था आपको, तो अभी था रिविजन करा रहा हूँ। गुणवत्ता शिक्षण के लिए आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी का समावेशी उच्च शिक्षण के लिए आईसीटी का प्रयोग, ये मैंने पहले वाली क्लासों में पढ़ा दिया था, रिविजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। आईसीटी का प्रयोग सीखने को प्रेरित करता है, हर कोई अलग तरह से सीखता है, एवरी लर्निंग डिफरेंटली। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आईसीटी का प्रयोग, ये मैंने पहले वाली क्लासों में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके जो गुण होते हैं छात्रों के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य परीक्षण, सूचना के स्रोत की खोज, शुद्ध सूचना का प्रशासन, निर्णय लेना और समस्या समाधान की क्षमता छात्रों के होते हैं। ये एक्सप्लेन मैंने पहले वाली क्लासों में कर दिया है, जिनको एक्सप्लेन इनका देखने की व्याख्या जो मैंने की है, इससे पहले वाली क्लास जो 10वीं क्लास थी आईसीटी की, जो पहली क्लास थी, उसमें इन सब चीज का मैंने व्याख्या अच्छी तरह से किया है, ठीक है। वो वीडियो देख देना ऐप में, तो ये सब चीजें वहां पे मैंने विस्तार पूर्वक से पढ़ा है। शिक्षकों के लिए लाभ, ठीक है, प्रबंधकों के लिए लाभ, इसके दोष बता दिए थे मैंने, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस ह्यूमन कॉन्टेक्ट, लैक ऑफ डायरेक्ट टीम वर्क, रिक्वायर्ड ग्रेटर सेल्फ डिस्क्राइब, लैक ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट अनएम्प्लॉयमेंट, साइबर बिनिंग, ग्रेटर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, ये सब इसके दोष हैं, ठीक है। यहां तक मैंने ये पहले वाली क्लासों में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आईसीटी का क्या प्रयोग है शिक्षण में, क्या इसके दोष है, क्या इसके लिमिटेशन है, शिक्षकों के लिए किस प्रकार से हेल्प करता है आईसीटी, छात्रों के लिए किस प्रकार से करता है, प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट किस प्रकार से आईसीटी का प्रयोग करता है, इसके गुण, कैरेक्टरिस्टिक और भोराई फोर्स ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी के अंतर्गत। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, देख टॉपिक वाइज हो रहा है, ऐसे नहीं कि ये मैं अपने आप करा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो आईसीटी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन और कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सेक्शन वाला चैप्टर हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखो पीपीटी है, एमओसी है, ई कॉन्टैक्ट है, ई असेसमेंट है, ऑनलाइन सोशल वर्कर है, ठीक है, टीएमसी है, प्रयाग है, ज्ञान दर्शन है, ऑडियो विजुअल है, ठीक है। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, ऑनलाइन मूल्यांकन है, ये सब आईसीटी के अंतर्गत ही आते हैं और उस हिसाब से हम इसको शिक्षण करते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको सही समझना है, ठीक है। और जो मैं जब टॉपिक टेस्ट कराऊंगा या पेपर सेट कराऊंगा तो उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होंगे, आपको लग जाएगा किस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शिक्षण का टॉपिक टेस्ट मैंने ऐप में धरा दिया है, ठीक है। शिक्षण चैप्टर का पहला टॉपिक टेस्ट ऐप में है, आप वहाँ पे कंटेंट अपने पैकेज में जाओगे, वहाँ पे आपको जो जहाँ पे मटेरियल है या सोर्स है, तो वहाँ पे पहला टॉपिक टेस्ट आपका अवेलेबल हो चुका है, उसको आप कर लेना, ठीक है। फिर मैं किसी एक दिन उसका पूरा एनालिसिस आपको करा दूंगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ऑनलाइन टीचिंग एंड असेसमेंट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन। वैसे इसमें एक टॉपिक है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन शिक्षण से हम भली भांति परिचित है, ठीक है। ऑफलाइन शिक्षण क्या होती है, ठीक है, वो औपचारिक अनौपचारिक हमने सब पढ़ा है कि जो शिक्षण है वही, जो हम शिक्षण की परिभाषा पढ़ाए वही ऑफलाइन है। ऑफलाइन माने एक कक्षा में, जैसे हम क्लासों में आमने सामने बैठे रहते हैं, शिक्षक और छात्र बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं, तो ऑफलाइन है। ऑनलाइन माने जब हम तकनीकी या आईसीटी या किसी तकनीकी का प्रयोग करके छात्रों से कनेक्ट होते हैं, तो वो सब क्या है, ऑनलाइन शिक्षण है। क्या है, ऑनलाइन शिक्षण है। जब हम किसी तकनीकी के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा अधिगमन से कनेक्ट होते हैं और टीचिंग करते हैं, तो उसी को ऑनलाइन शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है।
देखो ऑनलाइन शिक्षण ही क्यों, देखो इसमें टेक्नोलॉजी का तीव्र विकास होता है, सीखने के गतिमानों में बदलाव होता है, रचनात्मक रूप से सीखने में बच्चों में क्या होता है, गतिमान जो मॉडल हमने टीचिंग में बनाया उनमें चेंज होता है, ठीक है। और एक कथन ऑनलाइन शिक्षण के लिए बहुत फेमस है, वो है रोल ऑफ द टीचरशिप फॉर्म सेग ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइट। अब टीचर केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देना नहीं है, उस ज्ञान को सफलता तक पहुंचाने का काम करता है, मंच पर जो साधु से और किनारे पे मार्गदर्शन में, माने इनडायरेक्ट रूप से वो मार्गदर्शन का काम भी कर रहा है और नॉलेज का काम भी कर रहा है ऑनलाइन शिक्षण में, ठीक है। शिक्षार्थियों को बदलाव का स्वभाव, जब डिजिटल हम टीचिंग करते हैं तो विद्यार्थियों में एक सकारात्मक बदलाव आता है सीखने में। 24 घंटा जो ऑनलाइन शिक्षण, देखो ऑफलाइन शिक्षण कभी 24/7 नहीं होता है, एक औपचारिक समय होता है, क्या होता है, औपचारिक समय होता है। ऑनलाइन आपका अनौपचारिक भी होता है, औपचारिक भी होता है। अनौपचारिक आप किसी भी वक्त किसी भी समय आप सीख सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, मगर जब हम ऑफलाइन कहते हैं तो ऑफलाइन ज्यादा का क्या होता है, औपचारिक होता है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार हम शिक्षण करते हैं। मतलब विद्यार्थियों के ऑनलाइन जो शिक्षण है वो 24/7 है, ठीक है। गुणवत्ता सीखने का परिणाम है STST, STTR, ऐसे तकनीकों के माध्यम से टीचर और छात्र अधिक बातचीत कर सकते हैं, संवाद या इंटरेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इनवर्टिंग टीचिंग एक्टिविटी, गेम, सिम्युलेट और डिस्कशन, अभिनव शिक्षण गतिविधियां ऑनलाइन में अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, जैसे खेल है, सिमुलेशन है, चर्चाएं हैं, संवाद है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इजी ऑफ द एडमिशन और मैनेजमेंट, ये सब ऑनलाइन शिक्षण के एक प्रकार से बेनिफिट है या उसके गुण हैं, ठीक है। तो प्रशासन के लिए भी होता है, भौतिकी साधनों का अधिकतम प्रयोग करते हैं, तकनीकी सीखने को जीवंत और वास्तविक बनाते हैं, ऑनलाइन सीखने को स्वाभाविक पहुंच तक बनाते हैं। और जो ई लर्निंग है आपके इसमें, ई रीडिंग, ई लर्निंग भी आपके सिलेबस में है। तो लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन शिक्षण में काफी बढ़ोतरी हुई थी, बच्चे ई लर्निंग करने लगे थे। ई लर्निंग माने जो ई लाइब्रेरी होती है, जैसे बुकें होती हैं, तो बुकें क्या है, किसी ऐप में स्टोर की हुई है, कोई नोट्स है, वो नोट्स क्या क्या है किसी लाइब्रेरी में, तो हम उन नोट्सों को पढ़ते हैं, ई रीडिंग स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं, ठीक है। वो यूट्यूब के माध्यम हो, ऐप के माध्यम हो, किसी के माध्यम से। तो ऑनलाइन की भूमिका काफी बढ़ चुकी थी ई रीडिंग के मामले में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षण का मतलब समझ गए, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का बेस क्या है, इंटरनेट, क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट है तो ऑनलाइन टीचिंग संभव नहीं है, क्या नहीं है, या ई टीचिंग कभी संभव नहीं है, या ई लर्निंग कभी संभव नहीं है, इंटरनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह याद रखना, ये 2 पॉइंट, जो इंटरनेट बेस्ड पाठ्यक्रम होते हैं वो 2 चीजों पे हमेशा किए जाते हैं, वो है एक सिंक्रोनस और दूसरा होता है एंटी सिंक्रोनस, एक सिंक्रोनस एक एंटी सिंक्रोनस। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा विस्तार पूर्वक से, ये होते क्या है। ये 2 मोड होते हैं ऑनलाइन शिक्षण के या किसी भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर देखो कुछ डाउट है तो मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप लाइव ले रहे हो, और अगर आप बाद में वीडियो देख के देखते हैं, अगर कोई डाउट आता है किसी चीज़ के बारे में तो मुझे चैट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं वहाँ पे फिर आपको एक छोटा सा क्लिप करके या वॉइस क्लिप करके आपको भेज दूंगा, उसको पूरा समझा के, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है ऑनलाइन में, या आप बाद में जो वीडियो देखते हो
उसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज में या वॉइस मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट में मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक वॉइस मैसेज करके उस चीज को समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षक और शिक्षार्थियों के देखो अध्ययन के लिए जगह और कंप्यूटर तक पहुंच, सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ डिसिप्लिन माने सेल्फ अनुशासन। देखो ऑनलाइन बच्चा हमेशा अनुशासित रहता है कि उसको सीखना होता है, ठीक है, कि वो कुछ कर नहीं सकता है, कि वो जो टीचर होता है उसके पास पूरा कंट्रोलिंग होता है ऑनलाइन टीचिंग का। ठीक है, तो सेल्फ अनुशासित बन जाता है। ठीक है, अच्छा आयोजन, समय प्रबंधन होता है, कंप्यूटर इंटरनेट के साथ शायद लिखित रूप में अच्छा संवाद होता है, लिखित रूप में अच्छा। देखो जो ये हमको ये सिलेबस दे रखा है, देखो बच्चे जो हमको ये सिलेबस दे रखा है ये, ठीक है, तो इसमें किसी की फुल फॉर्म पूछ जाएगी, ठीक है, कोई हाल ही का जो चीजें हैं वो पूछी जाएगी। जब ऑनलाइन ऑफलाइन में पूछा जाएगा भाई माध्यम क्या होता है, ठीक है, ठीक है, या इसमें शिक्षा एक प्रकार से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है और फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इनसे। जो भी आईसीटी के अंतर्गत आपको जो तकनीकी चीजें दे रखी है सेक्शन में, इनसे केवल आपके जैसे अब जैसे ज्ञान दर्शन है, एजुकेट है, इनमें तो फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे आएंगे ऑनलाइन मूल्यांकन, तो आपको पता है ऑनलाइन मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपने। ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें फैक्ट वाइज है, तो वेब टूब क्या है, तो ये फैक्ट है कि वेब टूब का प्रयोग किस प्रकार से किया, ये तो कॉन्सेप्ट है नहीं। और जैसे ई कॉन्टैक्ट है, ई एस्टमेंट है, ई रनिंग है, ई रिकॉर्डिंग है, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है आपके, क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। उनको कॉन्सेप्ट वाइज के हिसाब से ही आपने समझना है कि ये है क्या, उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट है उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हो आसानी से। ठीक है, इनके क्वेश्चन ज्यादा। अब देखो इंटरनेट स्किंग बहुत है, टीचिंग और स्टूडेंट, एल का मतलब रनिंग होता है और टीचर का मतलब शिक्षण होता है। ठीक है, जैसे वेब ब्राउजर, आप वेब ब्राउजर में जाते हैं, वेब बेस्ड इंटरैक्टिव मेल चैट डिस्कशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, डिफरेंट सर्च इंजन, डिफरेंट सर्च इंजन माने देखो आपको कोई चीज चला, अभी ये चीजें चाहिए, देखो आपको ये चीजें नहीं मिल रही, देखो सिलेबस में आपको ये चीजें नहीं मिल रही, तो आप क्या जाओगे, गूगल में जाओगे, गूगल में सर्च मारोगे, तो सर्च मारने के बाद आपके पास सब पूरी सानी आ जाएगी इनके नॉलेज से संबंधित में। तो इंटरनेट शिक्षण में ये इंपॉर्टेंट हो गई, या ये चीजें क्या होगी। अब देखो अब तो आप बुक तो पकड़ोगे नहीं ना कि भाई हमको ये कॉन्टैक्ट चाहिए तो किस प्रकार से ये कॉन्टैक्ट हमको मिलेगा, तो आप सर्च करोगे, ब्राउजर में करोगे या डिफरेंट सर्च इंजन में जाओगे, गूगल है, आपका राव है, बहुत जो सर्च क्वेश्चन यही आएगा, बताओ कि डिफरेंट सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो आपको तो केवल गूगल याद है, गूगल के अलावा क्या है, ठीक है, मोजरवेयर है, राव है, काफी चीजें हैं जिनसे हम सर्च मारते हैं, गूगल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखो ऑनलाइन शिक्षण में प्रशासन की भूमिका क्या होती है। देखो छात्र संकाय को संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं, छात्र सहयोग को मोटिवेट करते हैं, सक्रिय अदर एक्टिविटी, एक्टिव लर्निंग, ठीक है, प्रोडक्ट फीडबैक, इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है ऑनलाइन शिक्षण में, आप सीधे कमेंट कर लेते हो या थम्स अप करते हो या लो कर लेते हो, तो एकदम आपको प्रक्रिया मिल जाती है किसमें, ऑनलाइन शिक्षण। ठीक है, समय पर कार्य समय पर जोर दिया जाता है, उच्च उम्मीदों का संचार होता है, विभिन्न प्रतिभाओं और सीखने के तरीकों का सम्मान करता है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके और गतिविधियां इसमें संपन्न होती है, पाठ्यक्रम में नियमित और दृश्यमानता अधिक होती है, अध्यापन शास्त्र का नहीं पैडागोजी सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण में अध्यापन शास्त्र टीचिंग मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता, ज्यादातर पैडागोजी सिद्धांतों का प्रयोग, बाल विकास मतलब जो बाल विकास है उन सिद्धांतों या रनिंग का जो सिद्धांत है,
ठीक है, अधिगमन के जो सिद्धांत होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, टीचिंग पे नहीं। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो मैं टीचिंग विधियों का प्रयोग तो नहीं कर सकता ना ऑनलाइन शिक्षण में। ऑफलाइन शिक्षण में जाकर टीचिंग विधि माने जो शिक्षण विधियों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ऑनलाइन में हमेशा भावात्मक रूप से हम जो अधिगमन है, जो बच्चे हैं उनसे जुड़ते हैं, ये चीजें पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इस प्रकार के। ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट टूल, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन मैनेजमेंट टूल है? कुछ यहाँ है, कुछ आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, वी बैट, ई कॉलेज, MOOD इनकी, ठीक है, एंगल, स्टूडेंट NG। ठीक है, ये क्या है? आपके मैनेजमेंट टूल है। इसके ऑनलाइन के मैनेजमेंट टूल कौन कौन से हैं? ब्लैक बोर्ड जिसमें स्मार्ट बोर्ड आ जाता है या आपकी जो स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, ठीक है, वी बैट, ई कॉलेज। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है MOOD। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है MOOD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो मॉड्यूल्स अभी आएगा उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। स्टूडेंट, ठीक है, फीचर क्या है? शेड्यूल, एडवांसमेंट, सिलेबस, मॉड्यूल, असेसमेंट, डिस्कशन बोर्ड और चैट। ठीक है, एनिमेशन टूल कौन सा है? गूगल मीट, जूम। एनिमेशन टूल माने जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण दी जाती है। जैसे ऐप है हमारा, गूगल मीट है, जूम है, स्काइप है। ठीक है, ये चीजें तो हमको पता है। गूगल मीट है, ठीक है, जूम है, स्काई मीट है, ये तीनों चीजें तो हमको पता है। इसके बाद टीच मीट आ गया है नया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जिन SI है, नियर पोर्ट है, से नमस्ते है। ये भी एक माध्यम है जो ऑनलाइन शिक्षण में काम आते हैं, मगर ज्यादातर लोग जूम या गूगल मीट ही प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो संवाद करने के स्काइप में शुरू में इसका प्रयोग किया गया था। ई पोर्टल टूल जैसे गूगल साइट, ठीक है, गूगल साइडर, कैनवस, विक्रे, शीटशॉट, इवन नोट, वर्ड डिप्रेशन, एजुब्लॉक, महाराजा। ये आपके क्या है? ई पोर्टल टूल है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स जो मुक्त रूप में शिक्षा देते हैं, मुक्त रूप में जो शिक्षा के स्रोत होते हैं, जिसमें कोई पे नहीं करना होता बच्चों को, और मुक्त रूप से ही क्या देते हैं? शिक्षा। जैसे ज्ञान दर्शन है, आपका चैनल है एजुकेशन से संबंधित, वो मुक्त रूप से शिक्षण देता है। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, आपके जो DTH चैनल है, तो DTH चैनल में काफ़ी एजुकेशन वाले चैनल भी अब जैसे आप टाटा स्काई या एटा स्कीम रहते हैं, तो उसमें आपने देखे होंगे कई चैनल एजुकेशन से संबंधित भी हैं, एजुकेशन से संबंधित भी है। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स ये है। अब देखो आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। क्वेश्चन क्या आएगा? कौन कौन से ऑनलाइन में या ICT के प्रयोग में ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स कौन कौन से हैं भारत में, विश्व में नहीं, भारत में। और हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान दर्शन, जो आपके सिलेबस में भी है। ये एक दूरदर्शन का चैनल है। ठीक है, ये देखो ज्ञान दर्शन, ये एक दूरदर्शन का टीवी चैनल है जिसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं या विभिन्न प्रकार के जो टीचर होते हैं, जैसे ऑनलाइन में जो CBSE बोर्ड वाले हैं उन्हें यहाँ पे टीचिंग की है इस चैनल के माध्यम से सभी को।
सभी बच्चों को, तो एक प्रकार से मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है इनके द्वारा। जितने भी ये सब हैं इनके द्वारा मुक्त रूप से शिक्षा दी जाती है। आपको केवल इनको देखना होता है चैनलों के माध्यम से, ऐप वेबसाइटों के माध्यम से, जो सर्च इंजन है उनके द्वारा, और ये फ्री कोर्स होता है, इनमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, जैसे फ्री ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, कौन है? FOSE प्रोसेस। ठीक है, ई रात्रा, ये एक प्रकार से क्या है, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ई रात्रा क्या है? तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। ज्ञान दर्शन क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। समझ आए? तो ई पोर्टल, सेमिनिट्यूड कौन कौन से होते हैं? एनी सेमिनिट्यूड कौन कौन से होते हैं? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इनको विस्तार पूर्वक से पढ़ा नहीं सकता क्योंकि सिलेबस काफी है। ठीक है, कि इनके एक एक करके इनको सब चीज को समझाओ कि ये है क्या, दिखाओ आपको प्रोजेक्ट में, यहाँ से ये जाते हैं, इसके अंदर ये होता है, तो इतना टाइम है नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन मूल्यांकन के सिद्धांत और शिक्षा केंद्रित होता है। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन मूल्यांकन होता है वो हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होता है, अधिगमन केंद्रित होता है। कौन? ऑनलाइन मूल्यांकन। अब ऑनलाइन मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, तो आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए टेक्स्ट पोर्टल नाम का एक साइट होती है, या एक फंक्शन होता है टेक्स्ट पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन रूप से शिक्षण की जाती है। तो वो बच्चा उसमें अपना टेस्ट देता है और उसकी पूरी रिपोर्ट टीचर को ऑनलाइन ही आ जाती है। ठीक है, वो घर बैठे दे सकता है, कहीं पे भी उसको दे सकता है, समय उसमें निर्धारित होता है। ठीक है, तो आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है ऑनलाइन शिक्षण, चर्चा, कार्य और सहयोग के लिए में सम्मिलित होता है, स्वयं और साथियों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, प्रासंगिक और सीखने के परिणाम से जुड़ा हुआ होता है, और शिक्षार्थी इनपुट में सम्मिलित होता है। फॉर्मेशन आकलन या फॉर्मेशन मूल्यांकन, वैसे ये पूरा एक अलग से चैप्टर है मूल्यांकन, जिसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के परीक्षण, मूल्यांकन के मापन, उपलब्धि परीक्षण, ये विस्तार से बताया जाएगा। कि इसके बाद 2021 में भी मूल्यांकन चैप्टर आप में था, बाल विकास में भी आपने मूल्यांकन चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ा है। और फिर से मैं जब इसके बाद जब ये खत्म होगा उसके बाद आपका बाल विकास के जो बुद्धि, समायोजन, मूल्यांकन, व्यक्तित्व, बाल विकास, ठीक है, समायोजन, मोटिवेशन, ये वाले चैप्टर होंगे। समझिए? तो सीखने की गुणवत्ता के लिए होता है रचनात्मक आकलन, सीखने के बजाय सीखने के लिए होता है, मतलब सीखने के अलावा सीखने के लिए होता है। लक्ष्य और उद्देश्य, परिणाम, मानदंड, इस पर देखा। अगर हिंदी में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर लर्निंग बेटर देन ऑफ द लर्निंग, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, आउटकम एंड क्रिटिसाइज्ड एक्सप्लेन, मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, परिणाम और मानदंड को स्पष्ट करता है। फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच these goals and objectives were being met, इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया जाए इस पे प्रतिक्रिया देता है। छात्रों को जल्दी फीडबैक देना होता है। छात्रों को अपनी प्रगति स्वयं मूल्यांकन करने में सहायता करता है। कौन? रचनात्मक आकलन। ठीक है, किस पे आधारित होता है? आत्म मूल्यांकन पे होता है, समकक्ष मूल्यांकन पे होता है, संकल्पना मानचित्रों पे होता है, पूर्व ज्ञान पर निर्धारित होता है, ऑनलाइन कक्षा मूल्यांकन तकनीकी, ऑनलाइन चर्चा या ई समूह के द्वारा, ब्लॉगिंग या ई जर्नल के द्वारा, विकी, पोर्टफोलियो या ई पोर्टफोलियो, सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तर या अभ्यास करके। तकनीकी क्या होती है? ठीक है, तो 1993 में इस ऑनलाइन शिक्षण को या तकनीकी को इंक्लूड किया गया था कई भागों में, पढ़ लेना। ठीक है, तकनीकी क्या होती है? इसके 3 चरण बनाए गए थे, योजना, ठीक है, क्रियान्वयन और फीडबैक। 3 चीजें दी लिखी थी, परिणाम, इम्प्लीमेंट और रिस्पॉन्स। तो जो ऑनलाइन शिक्षण का तकनीकी थे ये 3 चीजों में बनाई गई। सबसे पहले परिणाम बनाए गए,
उसको अप्लीमेंट कैसे किया जाए और उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से बनाया जाए। तो ऑनलाइन शिक्षण को 3 प्रक्रियाओं में डिवाइड किया गया था। योजना, आप कक्षा के मूल्यांकन से क्या सीखना चाहते हैं। क्रियान्वयन, छात्रों को गतिविधि का उद्देश्य समझाएं और फिर उसका संचालन करें। फीडबैक, परिणामों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या परिवर्तन यदि हो सके तो करना है। और छात्रों के साथ जानकारी साझा करनी। देखो, ऑफलाइन मूल्यांकन को हमको पता है कि इससे पहले हमने जितने भी मूल्यांकन के चैप्टर पर है वो ऑफलाइन मूल्यांकन पर। ऑनलाइन में मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। एक तो होता है डायरेक्ट, कि यहां से मैंने आपसे संवाद किया, योजना बनाई कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, आपके जवाब वहां से आ गए और उसके आधार पर फीडबैक के आधार पर ऑनलाइन शिक्षण किया। और एक मैंने टेक्स्ट पोर्टल बताया है आपको, ठीक है, उसमें एमसीक्यू है, फिलिंग्स बैंक है तो वही जैसे ऑफलाइन में हम मूल्यांकन करते हैं वही चीज हम ऑनलाइन में कर देते हैं। मगर यहाँ बीच में क्या आ जाता है, माध्यम आ जाता है। वो वेबसाइट का है या ई पोर्टल का है या इंटरनेट का है या तकनीकी का है, बाकी सेम होता है। वहाँ हम हार्ड कॉपी में देते हैं, यहाँ हमको सॉफ्ट कॉपी में मिलता है वो ऑनलाइन। जैसे मैंने कहा कि आपका टॉपिक टेस्ट आपके ऐप में है, तो सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको ऑनलाइन टेस्टिंग दे रहा हूँ। मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, अगर मैं मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाएगा, जब मैं टेक्स्ट पोर्टल में आपको दूंगा तो वहां अलग अलग क्वेश्चन एक एक करके आएंगे और आपको केवल क्लिक करना है कौन सा आंसर सही है। तो उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मेरे पास लास्ट में आ जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो वो ऑनलाइन शिक्षण है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपने कि ऑनलाइन शिक्षण किस प्रकार से की जाती है, ऑनलाइन शिक्षण किस प्रकार से की जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ना है। जितनी भी ये तकनीकी है, मैंने कहा जो फैक्ट है वो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, बाकी आपने कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन कक्षा मूल्यांकन तकनीकी, मिड पेपर 2 क्वेश्चन। इन कक्षाओं के दौरान आप सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या सीखते हैं और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित है। ऑनलाइन कक्षा सर्वेक्षण उपकरणों या एक ऑनलाइन मतदान उपकरण है, मतदान उपकरण है। जैसे मतदान में हम ईवीएम में बटन दबाते हैं ना, तो ऑनलाइन में जो मैं बता रहा था कि आपको टेक्स्ट पोर्टल में क्या दबाना है, बटन दबाना है, टिक नहीं मारना है। ऑफलाइन में तो हम गोला या टिक मारते हैं, यहाँ आपको जैसे मतदान करता है वैसे ही किया जाना, ठीक है, करना पड़ता है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, इसमें इतना नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, मल्टी सेक्टर क्वेश्चन हो सकता है, फिलिंग द बैंक्स हो सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन में सहायता देता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन सेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर परीक्षण आप किस प्रकार से करेंगे, तो देखो वाइज आपने ऑनलाइन में ये देखा होगा, क्विज देखा होगा, टेस्ट देखा होगा, एग्जामिनेशन देखा होगा। ये तीनों चीजें आपने ऑनलाइन सेक्शन में देखी होगा। क्विज लिखा जाता है, या टेस्ट लिखा जाता है, या एग्जामिनेशन लिखा जाता है, और उन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक टेक्स्ट पोर्टल खुला जाता है, उस पर केवल आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है। ये हुआ आपका ऑनलाइन शिक्षण। अगला जो टॉपिक है वो है आपका MOOC। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म ज्यादातर मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, क्या आ सकती है, फुल फॉर्म इसकी आ सकती है कि MOOC क्या है। M का मतलब है मैसेज, O का मतलब ओपन, O का मतलब ऑनलाइन, और C का मतलब कोर्स, ठीक है। क्या है, कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, फुल फॉर्म MOOC। अभी मैंने ऊपर बताया था ई पोर्टल में, M का मतलब क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये एक प्रकार के दूरस्थ शिक्षा के लिए ये इंक्लूड किया गया था, जो गांव की शिक्षा है, जो जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच सकती है, दूरस्थ शिक्षा के लिए इंक्लूड किया गया था। और ये जो निशुल्क वेब आधारित, अगर पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये एक निशुल्क वेब आधारित दूरस्थ शिक्षण है। क्या है, दूरस्थ शिक्षण है, शिक्षा कार्यक्रम है।
अगर पूछा जाएगा MOOC क्या है या मैसेजिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस क्या है, तो आपके आंसर में ये आना चाहे ये एक निःशुल्क वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, प्रोग्रामिंग है, दूरस्थ शिक्षण प्रोग्रामिंग है। कौन? MOOC। बहुत ही भाई इसकी फुल फॉर्म भी आ सकता है और इसको बताया भी जा सकता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस द MOOC। तो आपका आंसर एक ही आने चाहे, फिर से बता रहा हूं, निःशुल्क वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। हो गया यहाँ? अच्छा है तो है। मैसेजिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस एक निःशुल्क वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रोग्रामिंग है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में भौगोलिक रूप से फैले हुए छात्रों की भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया है। भौगोलिक रूप से माने जो काफी दूर है, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची जाती है, वहां ये शिक्षा निःशुल्क रूप से वेब के आधारित के माने वेबसाइट के आधारित पे किस प्रकार से भेजी जाए। इस शब्द का प्रयोग 2008 में प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड विश्वविद्यालय के वेब कर्मियन द्वारा ये देखो ये जैसे यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का मैनीसोटा है इसका नाम, मैनीसोटा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी नॉलेज के लिए गढ़ा गया था। तो ये शब्द है, ये आइसलैंड की एक यूनिवर्सिटी है मैनीसोटा विश्वविद्यालय, वहां कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी नॉलेज, कनेक्टिविज्म और कनेक्टिविटी नॉलेज एक कार्यक्रम, एक टॉपिक था, उसमें इस MOOC का शब्द गढ़ा गया। ठीक है, MOOC एक मुक्त और खुले पंजीकरण, स्वाभाविक रूप से साझा पाठ्यक्रम और ओपन एज परिमाणों के विकल्प के साथ एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। एक प्रकार से ऑनलाइन सिलेबस है, ऑनलाइन करिकुलम है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण दी जाती है। ठीक है, और अध्ययन के क्षेत्र में आगामी चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है MOOC उन शिक्षार्थियों की भागीदारी पर आधारित है जो सीखने के लक्ष्य, पूर्ण ज्ञान, कौशल और सामान्य हितों के अनुसार अपनी भागीदारी को स्वयं व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें एक ही आएगा, MOOC की फुल फॉर्म या MOOC क्या है। ये दो क्वेश्चन लगा दो, नोट करके रखो, यही दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बाकी मैं जो टॉपिक टेस्ट है उसमें इसको इंक्लूड कर दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अब इसकी जो बेनिफिट है ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगी जगह मुफ्त शिक्षा है तो ट्यूशन फीस नहीं होगी, खुली पहुंच होगी, ओपन रिसोर्स होंगे, ओपन एक्सेस होंगे। स्कूलों में शीर्ष स्तर पर प्रोफेसर को मतलब एक प्रकार से मुक्त है, ना आस्थान का, ना किसी टीचर, ना आस्थान का, ना कोई फीस। ठीक है, केवल एक पाठ्यक्रम के अनुसार ही क्या करना है, इसका अध्ययन करना है बच्चे को। ठीक है, विभिन्न किसी भी हिस्से में हो, स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, सहयोग करता है इनमें, ऑनलाइन संवाद भी होता है इनमें। ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ी इसकी खामियां क्या है, वे छात्र के लिए पढ़ाई छोड़ना आसान बना देते हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के कारण MOOC सक्रिय फीडबैक प्रदान नहीं करता है। छात्रों को अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि MOOC स्वनिर्देशित शिक्षा है। देखो एक क्वेश्चन और आ गया, MOOC क्या है, स्वनिर्देशित शिक्षा है, स्वयं करना है। देखो आपको एक पाठ्यक्रम दे दिया, आपको उसको स्वयं पढ़ना है, खुद स्वयं समझना है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बुक आपके पास नहीं तो आपको एक जैसे आप नए पोर्टल आ गए हैं, NCERT का आ गया है, सभी बुकों का ऑनलाइन पोर्टल आ गया है, उसमें आपके पूरे सिलेबस होते हैं, तो आपको स्वयं क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसी वजह से छात्र छोड़ देते हैं, फीडबैक नहीं मिल पाता है। और ये कैसे है, स्वनिर्देशित शिक्षा है। MOOC क्या है, स्वनिर्देशित शिक्षा है। देखो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के प्रकार भी बता रहा हूँ। तकनीकी समस्या आती है, सीमित वार्षिक विश्व जुड़ाव होता है। ठीक है, तो ये है MOOC। तो MOOC आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन शिक्षण पर आई थी मैंने। ऑनलाइन शिक्षण किस प्रकार से होते हैं, ऑफलाइन शिक्षण इससे नहीं पढ़ा, ऑफलाइन आपको पता है। जितने भी शिक्षण में और अधिगमन के हम पढ़ेंगे वो ऑफलाइन शिक्षण के ही सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में ज्यादा तकनीकी को प्रयोग होता है,
क्या होता है, तकनीकियों का प्रयोग होता है। और किस प्रकार से उन तकनीकों के द्वारा छात्र और अध्यापक कनेक्टिविटी रहते हैं, वो ई पोर्टल के द्वारा हुआ या ई सर्जिंग के द्वारा हुआ, जो भी मैंने आपको फंक्शन बताए उनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सुलभ बनाए जाते हैं। मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, तो मूल्यांकन मैंने कहा क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, टेक्स्ट पोर्टल के आधार पे, ठीक है, या वेबसाइट के अनुसार पे, जिसपे हम केवल क्लिक मार के क्वेश्चन करते हैं, जैसे बोर्ड देते हैं वैसे ही करते हैं। एमओसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किस पे आधारित है और क्या है, स्वयं निर्देशित, छात्र स्वयं इसको निर्देशित शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ आने वाला है नहीं पेपरों में, क्या नहीं आने वाला, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे एक एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, ज्यादा आने वाला नहीं, केवल एक एक क्वेश्चन आएंगे वो है। जैसे मैंने अब इसमें ज्यादा ही है, देखो सबसे पहले आपका ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण है, आईसीटी है, एमओसी है, फिर ई कॉन्टैक्ट है, ई लाइब्रेरी है, ई रीडिंग है, ई असेसमेंट है। ठीक है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जो सहायक सामग्री में है, उसमें भी तकनीकी है, नवाचार है, ठीक है, प्रज्ञा है, ज्ञान दर्शन है, एजुकेट है। तो ये सब क्या है आपके, इनके एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में और बहुत इजी भी है। ठीक है, क्या है, इजी भी है। अब जब इसके बाद है देखो ई कॉन्टैक्ट। ई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं, आप ऐप के माध्यम से उनको पढ़ रहे हैं, तो ई कॉन्टैक्ट ही तो है वो। ठीक है, वो एक प्रकार जैसे डिक्शनरी होती है, जैसे ऑनलाइन डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो भी क्या है, ई कॉन्टैक्ट है। इसको कल बताऊंगा मैं विस्तार से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ई कॉन्टैक्ट है, अरे आपने समझना है। ठीक है, अगर सोशल मीडिया का शिक्षा और समाज पे क्या असर पड़ता है, जाकर शिक्षा समाज में क्या असर पड़ता है, ये आप सबको पता है कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है वो बच्चों पे किस प्रकार का असर देते हैं, विद्यार्थी पे किस प्रकार का असर दिया जाता है और एजुकेशन में उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मगर था आपको एक कॉन्सेप्ट देना है जिसके आधार पे आप इनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का महत्व समझ सकते हैं। सोशल मीडिया में जो ऑनलाइन शिक्षण है उसका माध्यम, नकारात्मक क्या है। ठीक है, मुक्त शिक्षण प्रस्थान जो ही मैं अभी बता रहा हूँ, कौन कौन से ये सब आपको बताया। प्रज्ञा आपके इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा क्या है, लॉकडाउन के समय ये प्रज्ञा प्रोग्रामिंग चलाया गया था। एजुकेशन, जो एजुकेशन सैटेलाइट है उसके संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेब टूल क्या है, ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित है। ठीक है, वेब टूल। लास्ट है आपका ज्ञान दर्शन, ये ज्ञान दर्शन है क्या, ये कल की क्लासों में होंगी, कल की क्लासों में ये सब कवर होगा कि ज्ञान दर्शन क्या है, एजुकेट क्या है, वेब टू क्या है। ठीक है, शिक्षण के लिए वेब टू क्या है, सोशल मीडिया का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ई कॉन्टैक्ट क्या है, ये कल की क्लासों में होगी। देखो अभी ये आईसीटी आपकी 3-4 क्लासों में समाप्त होगी, 2 क्लासें हो गई, एक कल होगी और 2 क्लासें अभी होगी, जिसमें सहायक सामग्री भी आएगी, टीएमएल भी आएगा और उसमें तकनीकी की भी आएगा। इसके अलावा उसमें ई लर्निंग, ई रीडिंग, ब्लॉग, इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंस और आपकी नवाचार, रनिंग के लिए, टीचिंग के लिए, ये आपके पूरा आईसीटी के अंतर्गत आता है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है या सहायक सामग्री के अंदर आता है ये सब। तो इनको हम आने वाली क्लासों में पढ़ाएंगे। उसके बाद बाल विकास में जाएंगे। ठीक है, बाल विकास के जो चैप्टर हैं, बुद्धि, समायोजन, मूल्यांकन, आपका समायोजन, मोटिवेशन, अधिगमन, बाल विकास। उसके बाद हम पहली यूनिट में जाएंगे जो फ्रियोस प्रयोग की है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फ्रियोस प्रयोग का कॉन्सेप्ट भी आसानी से क्लियर होगा। और अंत में हम जाएंगे आएगो पे, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैं मई लास्ट तक आपका सिलेबस या जून फर्स्ट तक आपका सिलेबस ये कंप्लीट कर दूंगा इसका। ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेट या टॉपिक टेस्ट आपका चालू होंगे। ठीक है, एक टॉपिक टेस्ट मैंने आपको भेज दिया है,
ठीक है। बाकी धन्यवाद आज की क्लास के लिए।